हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन एक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एक क्रिटिकल एसे द ग्लास मिनिग्री एंड मिरर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि प्राज्ञा गुप्ता ने लिखा है। द ग्लास मिनिग्री की बात करें तो ये एक मेमोरी प्ले है जिसके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, टॉम, लॉरा और अमेंडा। एक और कैरेक्टर है इसमें जिम, जिसका रोल बहुत लेट आता है। इसमें जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हैं, और टॉम एज अ नरेटर सारी जो स्टोरी है उसको बताते हैं कि कैसे सबके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए, या फिर एक तरह की वो सेल्फ परसेप्शन है जो उनका, जिसके अंदर वो बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसके बारे में ये सारा प्ले है। तो प्राज्ञा गुप्ता इसमें क्या बोलती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्राज्ञा गुप्ता बताती है कि जो टाइटल है द ग्लास मिनिग्री वो खुद में ही एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि रीडर को सबसे पहले लगता है कि जो ग्लास मिनिग्री है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लास एनिमल्स को, जो कि लॉरा रखती थी अपने पास कलेक्ट करके। लेकिन जब वो अच्छे से उस चीज़ को पढ़ता है तो उसके दिमाग में स्ट्राइक होता है रीडर के कि एक्चुअल में ये ह्यूमन के जो माइंड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक ब्रिटल ग्लास स्ट्रक्चर में पैक्ड है। उसके बाद वो बताती हैं कि जो बुक है ना वो एक मटेरियल मीगरनेस के बारे में बात करता है कि कैसे इंसान है जो वो ट्रैप रहता है, उसको दूसरे के परसेप्शन की ज़रूरत होती है ताकि सामने वाला उसे अप्रूव कर सके और फिर वो अपने काम को एक वैलिडिटी दे सके। अपने आप में द ह्यूमन इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट, कि वो इतना कॉन्फिडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है कि अपने काम को वो खुद कर रहा है। उसको चाहिए दूसरे का साथ और एक परसेप्शन कि हाँ तुम बोलोगे मैंने अच्छा किया, देन ओनली आई विल कंसिडर हाँ मेरा काम अच्छा था। तो इस तरीके से वो बताती हैं। फिर बात आती है कि जो प्ले है ना वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है कुछ सेंस में, क्योंकि जो विलियम्स हैं उनकी खुद की बहन भी सेम प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी जैसे कि लॉरा, एंड ही वॉज़ नॉट एबल टू हेल्प हर। अब जो गिल्ट उनके अंदर था वही उन्होंने, जो उनका कैरेक्टर है टॉम, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि कैसे उनकी एक लविंग मदर थी, लेकिन एट द सेम टाइम शी वॉज सफोकेटिंग टू हिम, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे एंड वो हमेशा उसको स्कोल्ड करती रहती थी। तो इसी तरीके से जो ये मेमोरी प्ले है वो प्रोजेक्ट करता है टॉम को विलियम की तरह। तो टॉम इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्शन ऑफ विलियम और उनकी लाइफ का, कि कैसे वो अपना जो एक लिटरेरी करियर है उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, बट हिज फैमिली कंडीशंस वर नॉट अलाउइंग हिम टू डू सो। जो टॉम की मदर है अमांडा, उनको एक प्रिज्म की तरह दिखाया गया है कि कैसे जो पोस्ट वो डिस्कोर्स था एक सोशल कंट्रोल का लॉरा और टॉम के ऊपर, तो उसी तरीके का जो पूरा इन्वायरमेंट है वहाँ का उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अमांडा एक बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है जो कि बहुत मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा करती है और उनके लिए बहुत काम भी करती है। वो कैसे मैगजीन्स जो सब्सक्रिप्शन है उसको सेल करती है। तो आई कॉट इट फ्रॉम द टेक्स्ट कि सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर माई प्रीशियस चिल्ड्रन, आई विश फॉर दैट वेन एवर दिस मून एंड वेन देर इज़ंट अ मून आई विश फॉर इट टू। कि वो हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे हैं जो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, और जो भी चीज़ें हैं बुरी हो रही हैं इस टाइम पे क्योंकि हर हस्बैंड लेफ्ट देम, ताकि वो अपनी जो एक एम्बिशंस हैं और कुछ भी चीज़ें, मतलब ही डिड नॉट वांटेड टू बी ट्रैप्ड इनटू द फैमिली कंडीशंस, और ये जो सारी चीज़ें थी तो उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो वो चाहती हैं कि उसके बच्चों को कभी ऐसा फील ना हो कि उसके फादर नहीं है तो उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। तो इस इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई कि जो अमांडा है वो हर टाइप का जो हैप्पीनेस है वो अपने बच्चों के लिए देना चाहती है। जो अमांडा है उसको वाइफ ऑफ बाथ थी, जो जॉफ्रे चौसर का जो वर्क था उसकी तरह ही दिखाया गया है कि कैंटरबरी टेल्स में थी ना वाइफ ऑफ बाथ, तो उसकी तरह दिखाया गया कैसे एल्सन और अमांडा है जो वो अपने रियल मैरिज में हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को रिकमेंड करती है कि आपको शादी करना चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसी तरीके से कुछ अमांडा का कैरेक्टर वाइफ ऑफ बाथ की तरह कि वो लोरा को प्रिपेयर करती हैं अपनी डॉटर को फॉर द बुर्जुआ पेट्रार्कल ऑर्डर। वो खुद भी उसका पार्ट है, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी, स्टिल वो अपनी जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल कर रही है और वो अपने डॉटर को भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। लेकिन एट द एंड जो लॉरा है वो एक तरीके की सेक्रीफाइशियल लैम्ब बन के रह जाती है, वो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन के तरह उभर के नहीं आती है। फिर बात आती है कि क्या अमांडा जो भी कर रही थी वो ठीक था, या फिर वो जो अपने बच्चे हैं उनको सिर्फ टॉर्चर कर रही थी। लाइक डज अमांडा बिकम अ बेटर पेरेंट बाय टॉर्चरिंग हर चिल्ड्रन
टू एक्सप्लॉइट फ्रॉम द अनफेयर सिस्टम, या फिर वो जस्ट अपनी खुद की ही विशेस थी जो उनको अपने बच्चों के थ्रू फुलफ़िल करवाना चाहती थी, या फिर जो सारी चीज़ें थी वो कैसे हो रही थी, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पुट किया है प्राज्ञा गुप्ता ने कि ये जो चीज़ें हैं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो बच्चों के अंदर आ गए थे, उनसे चीज़ें सुधरी या फिर उनसे जो बच्चे हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अमांडा हर ट्राई करती है कि वो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स के तौर पे उभार सके, लेकिन उसके सारे अटैम्प्ट्स फेल हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को और ज़्यादा साइकोलॉजिकली क्रिपल कर देती है। अमांडा ना तो खुद को बचा पाती है, ना ही अपने बच्चों को फ्रॉम दिस क्रशिंग सिस्टम ऑफ द डीसब्जेक्टिवाइजेशन। तो वो सारे हैं जो इस चक्कर में पिसते रहते हैं एंड नो वन वॉज हैप्पी फ्रॉम देयर लाइफ। जो लॉरा है वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट विक्टिम बनती है इस जो एक पेट्रियार्की का एक मोरालिटी था उसका। एंड शी वॉज़ नॉट ओनली कि फिज़िकली उसको कुछ डिसेबिलिटी रहा, बल्कि शी वॉज़ इमोशनली पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले रही थी कि शी वॉज़ नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल। उसको लग रहा था कि मतलब वो बिल्कुल ही एक एलियन स्पीसीज़ हो। तो पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर, शी वॉज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर सेल्फ। तो शी वॉज़ अनप्रोडक्टिव बोथ कमर्शियली एंड बायोलॉजिकली इन हर सेल्फ इंडिक्टमेंट, और जो सेल्फ अवर्शन था उसके अंदर। तो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो कैसे लॉरा है वो इमोशनली पैरालाइज हो जाती है इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो अमांडा की मल्टीपल ट्राइज के बाद भी वो अपने बच्चों को एक इमोशनली या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाई किसी भी सेंस में। वो अपने बच्चों का जो एक स्टेटस था उस टाइम पे मेंटली, फिजिकली और सोशली उसको इम्प्रूव नहीं कर पाई। फिर जो क्रिटिक है वो आर्ग्यू करती हैं कि जो ग्लास मिनिग्री था वो एक कैनवस था लोरा को फैशन करने के लिए कि वो एक आर्टिस्ट के तौर पे उभर सके, या फिर वो जस्ट एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स को ब्यूटिफाई करने का तरीका था। तो ये क्वेश्चन है जो क्रिटिक रेज करती हैं। फिर बात आती है जिम की। जो जिम है ही वॉज ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड गाय, जो कि स्कूल टाइम पे बहुत ही ऐसा कैप्टन वैप्टन रहा था और पूरा थिएटर, फिल्म्स और सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था। लेकिन एट द एंड वो क्या कर रहा है, उसके अंदर हमें कोई भी वो वाला एक रोल नहीं दिखता है। पहले वो एक बहुत ही ग्लोइंग सा और बहुत ही फेमस सा करेक्टर था उसके स्कूल लाइफ में, लेकिन अभी वी फाइंड हिम वर्किंग विद दिस टॉम एट अ वेयर हाउस। तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है कि उसके अंदर जो उसका पहले वाला टैलेंट था उसको कहीं भी उसके यूज़ में लिया गया हो। तो जिम इज़ ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पेट्रियार्किकल नेक्सस, जैसे कि टॉम और लॉरा थे। तो हर कोई कैरेक्टर जो इस प्ले में है सारे ही विक्टिम हैं। कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है, कोई किसी तरीके की पेट्रियार्की का है, कोई इंडस्ट्रियल पेट्रियार्की का है। तो हर टाइप के जो भी एक सुप्रीम पावर है वो उनको दबा रही है। तो ये जो चीज़ है वो क्रिटिक ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट की है। क्रशिंग और लेवलिंग सिस्टम है उसने जिम को भी जो और कैरेक्टर्स हैं उनकी तरह ही सब्जुगेट कर दिया है, जैसे कि अमांडा, लॉरा और टॉम। मतलब कि यहाँ पे जो पूरा एक अगर मैं समरी दूँ इस ऐसे का, तो ये बताना चाहती हैं कि वी ह्यूमंस आर ट्रैप्ड इनसाइड आवर ओन परसेप्शंस। मतलब हमें कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है बाहरी तौर से। वी आर ट्रैप्ड इन टू आवर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वाली चीज़ें, वी आर अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट। तो जो हमारी मिरर आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट किया गया है बाय दिस ग्लास मिनिग्री का सिंबल, ना कि वो कोई एक आर्टिस्टिक फॉर्म को या फिर लॉरा के कलेक्शन को दिखा रहा है, बल्कि वो उसकी मिरर आइडेंटिटी को दिखा रहे हैं कि कैसे हम जो ट्रैप्ड हैं अपने ब्रिटल ग्लासेस लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये है जो इस पूरे ऐसे का मेन एक मैसेज या फिर एक मेन आर्ग्यूमेंट था। That was all about this essay. Hope you understood that. If you have any questions, so you can drop them in the comment box. Thank you so much. Keep supporting. Subscribe the channel, like the video. Thank you so much again.